नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। ट्रांसपेरेंसी एंड मोदी, यानी कि मोदी और पारदर्शिता, ये दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची लगते हैं, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। और इसका कारण ये है कि मोदी जी जब भी कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, तो वो देखने में तो पब्लिक को, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके पीछे की जो असलियत है, वो समझने में हम सब लोगों को थोड़ी देर लगती है। मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं या इवेंट्स हुए हैं या प्रोजेक्ट्स हुए हैं जो बिल्कुल ओपेक हैं, जिसके बारे में जनता को पता ही नहीं चलता है, इसलिए वो सवाल भी नहीं पूछते हैं। उदाहरण के लिए पीएम केयर्स फंड है, उसका किसी को नहीं पता है। और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड, वो भी जब तक हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया, तब उनके बारे में हमें पता चला। मोदी जी के अपने खर्चों के बारे में, वो इतने ज्यादा कपड़े बदलते हैं, उसके पैसे कहाँ से आते हैं? तो ये इसके बारे में कई आरटीआई हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने उसका जवाब देने से इनकार कर दिया है। जैसा मैंने कहा, मोदी जी जब भी कोई काम करते हैं, तो उसका मकसद कुछ और होता है और कुछ और जनता को बताया जाता है। मैं आज बात करूंगा दो दो चीजों की, दो विषय पर। सबसे पहला है पैन कार्ड 2.0, जिसे हम बोल रहे हैं पैन 2.0, जिसमें सरकार ने 2 दिन पहले कहा है कि नए पैन कार्ड हम इश्यू करेंगे जिसमें क्यूआर कोड होगा। और दूसरा मैं बात करूंगा, एक ब्रॉडकास्ट बिल आया था कुछ महीने पहले। क्या आप लोगों को याद है उसके बारे में? क्या हुआ था, क्यों आया और वो कैसे विड्रॉ कर लिया गया? सबसे पहले मैं बात करूंगा पैन 2.0 प्रोजेक्ट, जो 25 नवंबर को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये अप्रूव किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना है कि ये प्रोजेक्ट जो भी सरकार बोल रही है, और इस बारे में बहुत कम बोल रही है, लेकिन इसका असली मकसद वो नहीं है जो सरकार दिखा रही है। 25 तारीख को ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ और 26 नवंबर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक प्रेस रिलीज दिया, पैन 2.0 प्रोजेक्ट ऑफ सीबीडीटी रिसीव सीसीए अप्रूवल। उसमें इन्होंने इस चीज के यहाँ पर डिटेल दिए हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, और इसके साथ एक एनेक्शर लगाया जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन दिए और उनका जवाब दिया। इसी प्रेस अनाउंसमेंट में मैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पैन 2.0 के, उनको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। पैन 2.0 is a significant steps towards aligning with Digital India Initiative, ये पहली लाइन है। अब इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया, इसका क्या? आप डिजिटल इंडिया, पहले भी पैन कार्ड में 10 डिजिट्स होते थे। इट फोकसेस ऑन इको फ्रेंडली पेपरलेस प्रोसेसेस while establishing PAN as a common identifier। इस चीज में नया क्या है? सबके पास कार्ड ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जो इनफैक्ट मेरे पास वो कार्ड है जो पहले पेपर में आता था और लैमिनेट होके हम लोग रखते थे, वही कार्ड मेरे पास अभी तक चला आ रहा है। और इसके फीचर्स अगर आप देखेंगे, सिंगल पोर्टल, भाई ये आपका इंटरनल प्रोसेस है। इको फ्रेंडली पेपरलेस प्रोसेस, इसकी समझ नहीं आई। पैन विल बी इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये अपने में स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि आगे जाके ये सीबीडीटी कहता है कि अगर आपको पैन कार्ड चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। पर्सनल डेमोग्राफिक डेटा विल बी प्रोटेक्टेड, आपका डेटा प्रोटेक्ट किया जाएगा पैन डेटा वॉल्ट में। तो क्या अभी तक आप बाजार में ये डेटा बेच रहे थे जो अब आप प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं? और डेडिकेटेड कॉल सेंटर, वो आज भी है पैन के। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस सीबीडीटी ने दिए हैं, उसमें एक दो क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देता हूं जिनका कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज पैन 2.0? इट्स अ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर री इंजीनियरिंग द बिजनेस प्रोसेस ऑफ टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। मेरे ख्याल से यही एक स्टेटमेंट सही है। ये अपना जो उनका बैक एंड सर्वर्स वगैरह है, उसको री इंजीनियर करना है। शायद डेटा बहुत ज्यादा जगह फैला है, बहुत सारी मशीन में फैला है, उसको इकट्ठा करके एक जगह लाना है।
इसके लिए ये अनाउंसमेंट करना बाजार में कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आज भी पैन नंबर आपका ऑथेंटिकेट होता है बैकएंड सिस्टम से। तो इसमें भी कोई नया नहीं है कि हम ऑथेंटिकेट करेंगे और वैलिडेट करेंगे। जहाँ तक हम जैसे टैक्स पेयर्स का सवाल है, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ क्वेश्चन 2 पॉइंट नंबर 3 टैक्स पेयर फैसिलिटेशन allotment updation correction of PAN will be done free of cost and e-PAN will be sent to the registered mail ID आपके मेल पर एक फाइल आ जाएगी वो नया पैन कार्ड होगा फॉर फिजिकल पैन कार्ड यानी कि अगर आपको कार्ड चाहिए तो आपको उसके लिए 50 रुपए डिपार्टमेंट को देने होंगे तब वो आपका कार्ड डिलीवर कर देंगे तो अगर कार्ड आपको चाहिए तो ये सेवा फ्री नहीं है कहा यह जा रहा है कि नए पैन कार्ड में हम क्यूआर कोड लगाएंगे साकेत गोखले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने कल ये ट्वीट किया है कि ये 1435 करोड़ रुपए का पैन कार्ड का नया जुमला क्या है मोदी गवर्नमेंट का क्योंकि उन्होंने अपना पैन कार्ड साथ में लगाया है इस ट्वीट में और उन्होंने कहा है कि 4 साल पहले जब उन्होंने पैन कार्ड लिया उसमें क्यूआर कोड वहां एग्जिस्ट करता था उसकी उन्होंने एक कॉपी भी यहाँ पर लगाई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये एक और इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से निकाली है एक यूजर है राजू नाम से अगस्त 31 2019 का उन्होंने ये ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि पैन कार्ड आर नाउ बीइंग प्रिंटेड विद एनहांस क्विक रिस्पांस कोड यानी कि क्यूआर कोड अगस्त 2019 में भी इनको जब दिया था कार्ड तब उसके अंदर क्यूआर कोड था अब इसके बारे में थोड़ा सा डेटा और आप समझ लीजिए ये पैन 2.0 प्रोजेक्ट जो कैबिनेट कमेटी ने 2 दिन पहले अप्रूव किया है उनके मुताबिक लगभग 78 करोड़ पैन कार्ड हैं देश में 78 करोड़ और टैन नंबर 73.28 लाख हैं इन दोनों को नए सिरे से ये नया पैन कार्ड भेजा जाएगा और इस काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1435 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं साकेत गोखले ने जब इसको जुमला कहा तो एक तरह से मैं भी ये मानता हूं कि उन्होंने ठीक ही कहा है 1435 करोड़ 78 करोड़ अगर पैन कार्ड हैं तो लगभग 200 रुपए का एक नया पैन कार्ड पड़ेगा अगर सरकार हमसे पैसे नहीं ले रही होती कार्ड फिजिकल कार्ड के तब चलिए एक तरह से ये मान भी लेते कि ये फिगर सही है लेकिन कार्ड के लिए सरकार अलग से हमसे 50 रुपए ले रही है कार्ड हमको केवल ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगा और बिना अप्लाई किए आएगा यानी कि आपको अप्लाई भी नहीं करना है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कोई एक वहां पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखेगा जो पुराना डेटा लेगा उसमें नई तरीके से उसे रिफॉर्मेट किया जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल बनेगी पीडीएफ या जेपीईजी और वो आपको भेज दी जाएगी एक पासवर्ड के साथ तो इस सब करने के लिए 1435 करोड़ किस बात के दिए गए हैं अगर नई मशीनें भी एक बार आप मान लीजिए चलिए नया हार्डवेयर लिया जाएगा कुछ नया सॉफ्टवेयर लिया जाएगा तो क्या ये सॉफ्टवेयर 1400 करोड़ का आ रहा है जब मैं इंटरनेट पर इस बारे में और सर्च कर रहा था तब मुझे ये एक डॉक्यूमेंट मिला ये सीएजी की रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2012 की इसमें उन्होंने ऑडिट किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आईटी विंग का यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग का तो ये बताता है कि 2012 में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कितने रीजनल कंप्यूटर सेंटर्स थे और डेटा सेंटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे तो ये जो 1435 करोड़ है ये इसलिए नहीं है कि नए डेटा सेंटर्स बनने जाएंगे और दूसरा खर्चा भी अगर आप देख लीजिए जो पहली लाइन एस्टेब्लिशमेंट में है तो आईटी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खर्चा 2012 में 10 करोड़ के आसपास था उसको अगर आज आप आके 2 गुना 3 गुना 4 गुना आप 10 गुना भी कर लीजिए 100 करोड़ रुपया तब भी वो 1435 करोड़ रुपए एक्सप्लेन नहीं होते हैं हालांकि अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं है
लेकिन एक आरटीआई तो बनती है इसके डिटेल्स जानने के लिए। और दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग होगी, वो ये भी होगी कि ये देखेंगे हम लोग कि ये प्रोजेक्ट किसको जाता है, कौन इसका टेंडर जीतता है। अब ये पहली बार तो है नहीं कि मोदी सरकार ने कोई अनाउंसमेंट किया हो, लेकिन उसका मकसद कुछ और हो। डिमोनेटाइजेशन हम सबको याद है कि कैसे कहा गया था कि हम करप्शन खत्म करेंगे, हम नकली करेंसी जो बन रही है वो खत्म कर देंगे और जितनी भी गैर कानूनी एक्टिविटीज हैं देश में वो बंद कराएंगे। यहाँ तक के आतंकवाद भी जम्मू कश्मीर में वो बंद हो जाएगा। नवंबर 8, 2016 रात को 8 बजे मोदी जी ने एक ही झटके में देश के 86% करेंसी अवैध घोषित कर दी थी और उसके बाद जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी उस समय हम इमर्जिंग मार्केट थे उसको बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था जिसका नतीजा हम लोग आज तक भी भुगत रहे हैं। जो भी सरकार के उस समय ऑब्जेक्टिव्स थे डिमोनेटाइजेशन को वो तो उनके सही साबित नहीं हुए। ना तो ब्लैक मनी हटा क्योंकि जितने भी 500 और 1000 रुपए के नोट थे वो सब वापस आ गए और उसके बाद सरकार का स्टेटमेंट आया कि ब्लैक मनी तो करेंसी में स्टोर ही नहीं होता है, वो प्रॉपर्टी और गोल्ड वगैरह में स्टोर होता है या डॉलर्स में होता है। तो ये बात उनको डिमोनेटाइजेशन करने के बाद रियलाइज हुई। और जहां तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सवाल है, तो वो अनाउंसमेंट होते ही उसके 2-4 दिन में 23 और ऐसी घटनाएं हो गई, आतंकी घटनाएं कश्मीर में, जिसमें लोग मारे गए थे। और कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि बॉर्डर पर जो लोग पकड़े गए, उनके हाथ में नई करेंसी थी। डिमोनेटाइजेशन होने के बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता ने एक स्टडी की थी। उन्होंने ये पाया कि डिमोनेटाइजेशन से पहले लगभग 400 करोड़ की करेंसी वो नकली थी जो सर्कुलेशन में थी, जो कि पूरी करेंसी का 0.022% बनता है। लेकिन जो डैमेज हुआ हमारी जीडीपी को वो कहते हैं 2% का हुआ, जो मेरे हिसाब से वो करीब 2.5-3% का था। और लास्ट में जो कैशलेस इकोनॉमी की बात की थी मोदी जी ने, वो तो आज तक भी पूरी नहीं हुई। ये फिगर देखिए। कैश इन सर्कुलेशन 2016 में लगभग 16 लाख करोड़ के आसपास था और धीरे धीरे 2017 को एक साल छोड़ के उसके बाद से ये निरंतर बढ़ता रहा है। आज वही फिगर दुगने से ज्यादा हो चुका है। अक्टूबर 18 का ये डेटा है। उस दिन 34,15,233 करोड़ रुपए का कैश इन सर्कुलेशन है। हिंदुस्तान में कैश इन सर्कुलेशन अपना जीडीपी का लगभग 10-11% के आसपास ही बना रहा है। 2016-17 में कम हो गया था डिमोनेटाइजेशन की वजह से और फिर से अब मेरे ख्याल से वो उसी वैल्यू पर पहुंच जाएगा। अब लास्ट सेक्शन में मैं बात करूंगा ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में। ये किसी ना किसी तरह सरकार पिछले 1-2 साल से ये कोशिश कर रही है कि ये बिल बैकडोर से ये पार्लियामेंट तक पहुंच जाए, यानी कि किसी को बताया नहीं जाए, किसी को पता नहीं चले ये क्या है और कहीं ये पास हो जाए। बस यही मोदी सरकार चाह रही थी। खैर इस बिल के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अल्टीमेटली अगस्त 2024 में सरकार ने ये चुपचाप विड्रॉ भी कर लिया था। इतनी निंदा हुई थी मोदी सरकार की कि वो सेंसरशिप लाना चाहते हैं, तो उन्होंने इस पर चर्चा ही नहीं की। बात वहीं पर पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी पर आ जाती है। अंजलि भारद्वाज ने अक्टूबर में ये एक ट्वीट किया था और उन्होंने इसमें ये कहा है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल बिल्कुल गोपनीय रखा गया और जब उन्होंने इस बारे में आरटीआई से सवाल पूछे मोदी सरकार से तो उनको मना कर दिया गया कि हम इस पर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करें। वैसे तो अंजलि भारद्वाज बहुत जानी-मानी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन मैं जल्दी से बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी अच्छा पढ़ी-लिखी हैं, लेडी श्री राम कॉलेज से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ये इन्वॉल्व्ड हैं आरटीआई के कैंपेन्स में, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, लोकपाल, लोक आयोग, इन सब चीज़ों में इनका एक संगठन है, सतर्क नागरिक संगठन।
ये उसके द्वारा ये अपना कार्य करती हैं। इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी इंटरनेट पर मिल जाएगी। ये बिल ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 के नाम से जाना गया। एक खबर छपी थी और मैं ये आरटीआई के जो सामने है आपकी स्क्रीन पर इसी के जरिए बोल रहा हूँ। एक खबर छपी थी हिंदुस्तान टाइम्स में कि ये जो बिल है ये ड्राफ्टिंग स्टेज में है, लेकिन राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ऐसा कहा कि कुछ लोगों के साथ ये बिल शेयर किया गया है। तो उसी बारे में अंजलि भारद्वाज ने ये आरटीआई किया था और उन्होंने 2-3-4 प्रश्न पूछे। पहला उन्होंने कहा, प्लीज प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द रेलेवेंट रिकॉर्ड डिसीजन ऑफिस मेमोरेंडम नोटिफिकेशन ऑथराइजिंग शेयरिंग ऑफ द दिस बिल। ये बिल जो आपने शेयर किया है उसका ऑथराइजेशन चिट्ठी दे दीजिए। फिर मेरे को वो कॉपी दे दीजिए उस चीज की कि जिन लोगों को आपने ये बिल दिया है उनसे आपने क्या अंडरटेकिंग ली थी, वो क्या साइन कराया था, यानी कि वो किसी के साथ साथ बात करेंगे, शेयर करेंगे या नहीं करेंगे इत्यादि। फिर वो बिल की कॉपी उन्होंने मांगी और लास्ट में उन्होंने कहा कि ये लिस्ट दे दीजिए कि किन किन लोगों के साथ आपने ये शेयर किया है। मोदी सरकार वॉज कॉट ऑन दी बैक फुट। एक तो बहुत ही पूर्वली ड्राफ्टेड ये बिल था और दूसरा हमेशा ये शक बना रहा कि ये ओटीटी, यूट्यूब, यहाँ तक के व्हाट्सएप और फेसबुक इस सब पे भी ये लोग सेंसरशिप लगा देंगे। तो होना क्या था? यही हुआ कि सरकार ने अंजलि भारद्वाज की एक भी चीज का जवाब नहीं दिया और उनकी ये आरटीआई क्वेरी रिजेक्ट कर दी। तो सवाल वहीं पर बने हुए हैं। पैन 2.0 किस मकसद से सरकार ला रही है? डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ? क्या मकसद था? और फिर ब्रॉडकास्टिंग बिल क्यों कुछ लोगों को जिनके नाम भी नहीं पता हैं उनको ये दिखाकर विड्रॉ कर लिया गया? हम लोग केवल गेस वर्क कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अवश्य लिखिए। और आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और जाने से पहले अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।